नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजधानी पटना में दहशत का माहौल है, हर तरफ खौफ है। लोग अपने अपने घरों में डरे सहमे दुबके हुए हैं। उसकी वजह ये नहीं कि सरकार ने वहाँ पे लॉकडाउन जो है पूरा कर दिया है, सब कुछ बंद कर दिया है कोरोना के डर से। इसकी वजह कुछ और है, क्योंकि पटना में एक खबर फैली है कि वहाँ किसी एक मस्जिद में 12 संदिग्ध मुसलमान मिले हैं जो ईरान से आए हुए हैं और उनको ये बीमारी है और ये पटना में अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं। और इसलिए अब आपको पता है कि इस तरह के माहौल में जब इस तरह की अफवाहें उड़ती है तो उसका क्या नतीजा होता है। अब सवाल इस चीज़ को समझिए कि बिहार में, वैसे तो महाराष्ट्र में, दिल्ली में हर जगह की बातें हो रही थी, लेकिन बिहार में एक केस हुआ था जिसमें सबसे कम उम्र का शख्स अब तक जो हिंदुस्तान में जो कोरोना की वजह से किसी की मौत हुई है, तो वहां 38 साल के एक युवक की मौत हुई थी, जिससे बिहार में एक कहते कि सनसनी फैल गई थी कि अब तक तो लोग कह रहे थे कि 60-65 के उम्र से ज़्यादा लोग हैं उनको ये कोरोना पकड़ता है, लेकिन 38 साल के युवक की मौत के बाद बिहार में एक अलग किस्म की दहशत थी। वो इसलिए भी थी क्योंकि इतने कम उम्र के किसी शख्स की मौत हुई थी, लेकिन उसकी हकीकत एक मैं बता दूं, इस मस्जिद वाली जो वहाँ 12 विदेशी पकड़े गए हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो एक कन्फ्यूज़न है, एक अफवाह है, उसको भी समझ लेना है। सैफ अली, ये मुंगेर का रहने वाला शख्स था, ये कतर में काम करता था। वो पटना आया 13 मार्च को। वहाँ पे उसको एक प्रॉब्लम थी, उसको किडनी का प्रॉब्लम था, इसलिए उसे एम्स में भर्ती कराया गया। वहाँ पे उसे डॉक्टर्स को लगा कि ये संदिग्ध हो सकता है कि कोरोना से ये ग्रसित हो, तो जब उसको टेस्ट किया गया तो मालूम चला कि ये कोरोना वायरस से ग्रसित है। लेकिन ये रिपोर्ट आने से पहले ही उस शख्स की मौत हो गई थी। मौत कोरोना से ज़्यादा किडनी फेलियर की वजह से उसकी हुई, लेकिन चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव था इसलिए ये खबर बन गई कि ये कोरोना की वजह से जो है एक 38 साल का शख्स की मौत हुई थी। खैर, जो भी हो, कोरोना का तो खौफ है और कोरोना एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है हिंदुस्तान के लिए, बिहार के लिए भी। लेकिन इस बीच जो ये खबर आई पटना के कुर्जी इलाके, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बीटा के क्षेत्र में आता है थाने में, वहाँ पे गेट नंबर 74 के पास एक मस्जिद है। उस मस्जिद में 12 संदिग्ध विदेशी पकड़े गए। और वो क्यों पकड़े गए? क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता कर्फ्यू की बात की थी तो ये लोग बाहर घूमते हुए नजर आए। लोगों ने वहां कहा कि भाई सब कुछ बंद है तो आप मस्जिद को भी बंद करें, लेकिन उसको लेकर के वहां पे कुछ कहा सुनी हुई, कुछ बहस हुई। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि यहां पे कुछ विदेशी हैं। अब जब ये विदेशियों को जब पुलिस ने पकड़ा, उसको वो बाहर लेकर के आए, तो कुछ लोगों ने एक वीडियो उसे बना करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। ये वो वीडियो आप देखें किस तरह से इन लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। अरे तो लोग बिहार में नहीं, तुम्हारे जो हिंदू भाई लगे हुए रहते हैं, भाई बुरा बात है, रखिए कहाँ अब बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा विदेशी आदमी को ले आए उठा के हिंदुस्तान में। तो आपने देखा इस वीडियो को। इस वीडियो में जो लोग नजर आ रहे हैं, जो विदेशी, उनकी वेशभूषा को आप देखिए। ये कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान के नहीं है। ये लग रहा है कि कहीं दूर दराज इलाके से ये लोग आए हैं। और खबर ये फैल गई कि ये लोग सब ईरानी हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि जैसे ये बात फैली कि ये ईरानियन हैं, तो लोगों को डर लग गया कि क्यों ईरान में लोग ज़्यादा मर रहे हैं। अब लोग सवाल पूछने लगे, भाई ईरान के लोग हैं, ये मस्जिद के अंदर क्यों क्या कर रहे हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हुई और इनको मस्जिद के अंदर क्यों छुपा के रखा गया है। ये बहुत बड़ा सवाल था और बहुत सारे सवाल इसके साथ जुड़ते चले गए कि क्या ये लोग आतंकवादी हैं, क्या ये लोग कोई प्लानिंग कर रहे थे, क्या ये लोग जो पटना के अंदर में सीए और एनआरसी के खिलाफ जो आंदोलन पिछले 1-2 महीने से चल रहा है, क्या उसके स्पॉन्सर्स हैं या पीछे से दिमाग देने वाले लोग हैं, आखिर ये कर क्या रहे हैं। पटना के इस भीड़ भाड़ इलाके में ये वो भी 1-2 तो हो तो बात समझ में आता है, किसी का कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो वगैरह वगैरह, इनको पटना से कुछ लेना देना नहीं है और 12-12 की संख्या में ये लोग यहाँ पे छिपे हुए थे। तो ऑब्वियसली बात निकली तो तरह तरह की थ्योरीज आने लग गई, कहानियां बन गई। कुछ वेबसाइट्स में खबर भी आ गई कि ये तुर्की हैं, ये तुर्कमेनिस्तान से आए हैं। और
तो बड़ा और खतरनाक बवाल मच गया। ये तुर्कमेनिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के जिहाद और इस तरह की चीज़ों को वो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। पटना में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी 2014 में चुनाव से पहले जब गए थे तो सीरियल ब्लास्ट हुआ था, हालांकि उस खबर को छिपा दिया गया था, लेकिन वो दरअसल जब बाद में एनआईए ने उस पूरे चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चला वो एक आतंकी हमला था जिसका मूल रूप यही था कि चुनाव प्रचार के दौरान ही प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। उनका ये असैसिनेशन प्लॉट था। चूंकि ये चुनाव का वक्त था इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा राजनीति, उसके बारे में ज़्यादा खबर बाहर नहीं आ सकी, लेकिन पटना में ये लोग इस चीज़ को तो अनुभव कर ही रहे थे। तो ये बवाल जो है इतना बड़ा मचा कि पुलिस और सारे लोग वहाँ पे जो है वो बहुत पूरे इलाके को जो है घेर लिया गया है। अब सवाल ये कि ये लोग हैं कौन, इसमें दो तीन बातें और समझने की है। जो टेक्निकल मसला है कि अगर कोई भी विदेशी वैलिड वीज़ा के ऊपर वो किसी इलाके में आता है तो वहाँ की पुलिस को ये पता होना चाहिए कि उनके इलाके में कुछ विदेशी हैं और वो विदेशी किस काम से हैं, क्या करने आए हैं, इसकी भी जानकारी पुलिस को देनी होती है। इवन मैं आपको बता दूं कानून के हिसाब से क्या होता है कि अगर दिल्ली में भी कोई विदेशी दिल्ली आता है तो किस चीज़ के लिए वीज़ा के लिए आया है, किस काम के लिए आया है, तो वीज़ा देने समय ही पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर वो शख्स किसी होटल में रहता है तो ये होटल वालों का दायित्व होता है कि वो दिल्ली पुलिस को बताए कि उनके होटल में आज की तारीख में फलाना 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 इतने लोग हैं जो विदेशी मूल के हैं, बाहर से आए हुए हैं। तो ये इस तरीके से कानून के तरीके से जो विदेशियों के ऊपर जो नज़र रखने की जो कवायद होती है उसका ये एक बिल्कुल जो टेक्निकल एस्पेक्ट है कि पुलिस को, प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि उनके इलाके में कितने विदेशी रुके हुए हैं। लेकिन इनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं थी, क्योंकि ये जो बताया गया कि इतने लोग छिपे हुए हैं मस्जिद के अंदर, ये वहां के लोगों ने बताया। लोगों ने जब कोरोना को लेकर के जो जनता कर्फ्यू चल रहा था, जब ये लोग उसको नहीं मान रहे थे, इसलिए लोगों ने पुलिस को बताया। तो पुलिस वाले भी हैरान थे कि भाई ये लोग आखिर यहां कर क्या रहे हैं। अब सवाल उठता है कि बस पुलिस इसको इन लोगों को पकड़ के लेके गई। जब पकड़ के लेकर के इनको गई तो मालूम चला एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये है कि ये न ईरान से हैं, न ये तुर्कमेनिस्तान से हैं, ये दरअसल किर्गिस्तान से आए हैं। किर्गिजिया ये क्या है? ये हिंदुस्तान कश्मीर से ऊपर अगर नॉर्थ में आप जाएंगे तो ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में एक छोटा सा देश है जिसको कहते हैं किर्गिस्तान। ये चाइना के बॉर्डर से भी लगा हुआ है और चाइना का जो बॉर्डर और किर्गिस्तान का बॉर्डर जो है वो चाइना का वो इलाका है जिसको कहते हैं जिनजियांग। ये वही इलाका है जहां उइगर प्रजाति के जो मुस्लिम्स हैं, जो खूंखार आतंकवादी हैं, जिनको चाइना बाकायदा इनके ऊपर मॉनिटरिंग करता है 24 घंटे, ये उस प्रजाति के लोग हैं। और ये यहां हिंदुस्तान क्या करने आए थे? तो मालूम चला ये पिछले 3 महीने से हिंदुस्तान में हैं और 3 महीने से ये पटना में छिप करके इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर आप इसको बाकायदा कनेक्ट करें तो किर्गिजिया में, किर्गिस्तान में और ये जो पूरा जिनजियांग में जो उइगर मुस्लिम जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनका सीधा सीधा रिश्ता वो सऊदी अरब वहाबी तंजीमों से है। ये वहाबी लोग हैं जो हिंदुस्तान में एक कट्टरपंथ इस्लाम को जो है प्रोपोगेट करने के लिए ये वही लोग हैं जिसके जरिए पीएफआई और सारे लोगों को जो है फंडिंग दिया जाता है। और ये लोग क्या कर रहे थे? पुलिस की तहकीकात में मालूम चला कि ये लोग हिंदुस्तान में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। और प्रचार करने आए थे किस चीज के लिए? ये भी समझिए कि वो कोई कन्वर्जन के काम में नहीं लगे हुए हैं। वो मुसलमानों को ही, जो हिंदुस्तान में जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, उनको कट्टर वहाबी मुसलमान बनाने में वो जुटे हुए थे और ये पिछले 3 महीने से यहां से ऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर इन सारी चीज़ों को मिलाकर देखें, इसके डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो मालूम चलता है कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, एक उइगर मुस्लिम्स, फिर किर्गिस्तान, सऊदी अरब, पीएफआई, कराची और ये जो पूरे देश में शाहीन बाग का जो बवाल चल रहा है, इन सब के पीछे कौन है? ये पीएफआई का जो बवाल उठा है, ये पीएफआई आखिर है कौन? कहाँ से इसकी फंडिंग हो रही है?
तो जो सूत्र बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि ये सब के सब वहाबी मुस्लिम जो है वो पूरा उनका ही किया कराया हुआ है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये लोग पटना के एक गली में बिल्कुल ही छुपकर एक मस्जिद के अंदर क्या कर रहे थे, वो भी 3 महीने से, और पुलिस को पता नहीं, सरकार को पता नहीं, और ये लोग वहां पे मुसलमानों को वहाबी में कन्वर्ट करने के काम में जुटे हुए थे। तो इसकी कोई वजह होनी चाहिए, कुछ पता होना चाहिए कुछ, लेकिन सरकार है कि वहां पे उसको कुछ पता ही नहीं कि उनके पटना राजधानी के अंदर में क्या चल रहा है, जबकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा, इन लोगों से वीजा मांगा गया, इन लोगों के पास वीजा है, प्रॉपर वीजा है। अब प्रॉपर वीजा से जो आप आकर के इस तरह के काम में लगे हुए हैं, तो प्रॉपर वीजा है तो पुलिस को क्यों पता नहीं है? अगर प्रॉपर वीजा है तो जब हमको मालूम है कि जो चाइना से, ईरान से और इस तरह के जो मुस्लिम प्रांतों से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना के बिल्कुल वाहक है इस बीमारी के, तो उनका मेडिकल जांच क्यों नहीं कराया गया? तो लोगों में जो अफवाह जो फैली है तो वो एक तो जायज है इस बात को लेकर के कि अगर कोई विदेशी है तो उसकी जांच तो सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान में जो कोरोना की वजह से लोग मारे जा रहे हैं वो सब के सब उनका रिश्ता विदेश से है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। अब पुलिस ये कह रही है कि इनके पास वैलिड वीजा है, ये लोग किर्गिस्तान के हैं, लेकिन ये आधी सच्चाई है, क्योंकि ये पता करना जरूरी है। और खास करके पटना में बहुत सारे बड़े बड़े मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे सरकार को राब्ता करना चाहिए। और ये जो किर्गिस्तान से आए हुए जो हमारे वहाबी मेहमान हैं, इन लोगों से उनसे ही पूछताछ करवानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जिस किस्म के इस्लाम को हिंदुस्तान में लाना चाह रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा विरोध हिंदुस्तान के मुस्लिम ही कर रहे हैं। और इसलिए ये ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है कि सीए के नाम पे जो पता नहीं चल पा रहा है देश की जनता को कि आखिर ये क्या बीमारी है, कौन इन्हें भड़का रहा है। तो ये भड़काने वाले ये लोग हैं, यही लोग, ये वहाबी इस्लाम अपने अलग अलग संगठनों के नाम से पीएफआई और पता नहीं क्या क्या के जरिए ये पैसे सऊदी अरब से जो पैसे पंप करता है और हिंदुस्तान में जहर की खेती करता है। इस खबर के ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। ये 12 लोग कौन हैं, किस अंदेश, किस साजिश के तहत वो हिंदुस्तान में 3 महीने से यहाँ पे वो अपना कार्यक्रम कर रहे थे, इसके बारे में जल्द ही कुछ विशिष्ट जानकारी मैं लेकर के आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।